नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 62,000 के पार पहुंच गई है, जिसके चलते सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनता से सावधानी बरतने की अपील करी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के भोजन, पानी और आराम करने की उचित व्यवस्था भी यहाँ पर सुनिश्चित की जाए। समय को देखते हुए कोविड कर्फ्यू और उसका समयबद्धता, आवश्यक सामग्री का समय भी तय किया, निश्चित किया है कि लोग परेशान भी न हों और साथ साथ इस कोविड महामारी कोरोना से भी बचें। तो उसके लिए यही है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जनता को कि वे अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग करें और ये करते हैं तो मुझे लगता है कि यही एक बचाव का रास्ता है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर में 30 बेड के आईसीयू का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री को रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने यहां पर बताया है कि आईसीयू में 5 बाईपेप मशीन भी यहां पर लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने यहां पर की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही मुख्यमंत्री को यहां पर सेंटर हेड डॉक्टर वीपी सिंह ने भी कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए यहां पर डॉक्टर्स और स्टाफ को बढ़ाने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया। वहीं पर सीएम ने जिलाधिकारी को अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के भोजन, पानी और आराम करने की उचित व्यवस्था भी यहां पर सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर प्रदेश में राजनीति भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज अव्यवस्थाओं के चलते जिंदगी खो रहे हैं, लेकिन मंत्री जोशी जी चंपावत, पिथौरागढ़ का हवाई दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। गरिमा ने कहा कि मंत्री को अपने प्रभार वाले क्षेत्र में अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लेना ज्यादा जरूरी लगता था, लेकिन वो एक हेलीपैड से दूसरे हेलीपैड पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। काबीना मंत्री गणेश जोशी जी का एक हतप्रभ करने वाला कार्यक्रम सामने आया है। कोरोना के इस त्रासदी काल में जब मंत्री महोदय को अपने प्रभार वाले जिले में अस्पतालों की व्यवस्था और उनका जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण करना चाहिए था, ऐसे में वो चंपावत और पिथौरागढ़ की उड़ानें भर रहे हैं। मंत्री महोदय के कार्यक्रम को देखकर सिर्फ ऐसा लगता है कि एक हेलीपैड से दूसरी हेलीपैड पर वो सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर प्रश्न इस बात पर उठता है कि जब पिथौरागढ़ और बागेश्वर के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल हैं, चंपावत के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे हैं, तो ऐसे में गणेश जोशी अपने प्रभार वाले जिले को छोड़कर कुलाचे क्यों भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड के डोईवाला में फल सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ में ओवर रेटिंग को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों पर उप जिला अधिकारी लक्ष्मी राज चौहान ने अपनी पूरी टीम के साथ में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान में ओवर रेटिंग कर रहे फल सब्जी विक्रेताओं पर यहां पर चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 10 लोगों के चालान काटे गए। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानदारों को यहां पर सख्त हिदायत दी गई है कि सभी दुकानदार 12 बजे के बाद में दुकानें पूरी तरीके से बंद कर दे। यदि किसी के खिलाफ में पुनरावृत्ति पाई जाती है तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। को लेके थी जो सब्जी वाले हैं, हमारे फल वाले हैं, ओवर रेट की जो शिकायतें आ रही थी, उसके लिए हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने आज सब जगह चेक किया और सबको निर्देशित किया गया कि जो निर्धारित मूल्य है उससे ज़्यादा मूल्य पे नहीं बेचेंगे। और इसमें 10 लोगों का हमने चालान किया जो उसका ओवर रेट करते हुए पाए गए। इसके अलावा सभी को ये निर्देशित किया है कि 12 बजे का जो टाइम है, 12 बजे दुकानें बंद हो जानी चाहिए। और कल से अगर फिर से पुनरावृत्ति पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। लोगों से अपील है कि सब अपने घरों में रहें और अति आवश्यक कार्य होने पे ही बाजार आएँ, और बाजार जब भी आएँ तो मास्क जरूर पहनें। जो भी गाइडलाइन जारी की जाती है उसका पालन, और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका जरूर पालन करें, तभी हम ये कोविड पे संक्रमण पे नियंत्रण पा। हरिद्वार में एम्बुलेंस चालकों की मरीजों से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों के बाद में जिला प्रशासन की ओर से प्रीपेड एम्बुलेंस के लिए किराया निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद भी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। एम्बुलेंस चालकों द्वारा पहले किराया न बताने और बाद में निर्धारित दरों से ज्यादा किराया मांगने के मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों के लिए परेशानी लगातार खड़ी हो रही है। हरिद्वार के डीएम
सी रविशंकर का ये कहना है कि एम्बुलेंस चालकों के लिए किराए की दरें और दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। हरिद्वार में साधारण एम्बुलेंस के लिए 15 किलोमीटर के दायरे के लिए 800 रुपये और साथ ही ऑक्सीजन एसी युक्त एम्बुलेंस के लिए 1200 रुपये की दरें यहाँ पर निर्धारित की गई है। कटारपुर से 1500 रुपये लिया है। अच्छा, अब कितना रेट तय हुआ है? जी ये तो मालिक ने भेजा है, मुझे इस बारे में तो नॉलेज नहीं है। 800 रुपये ये मालिक ने भेजा है, मुझे इस बारे में नहीं मुझे पता है कितना वो तय हुआ है। तो आपको लिस्ट तो मिली गई होगी? नहीं, लिस्ट नहीं मिली मुझे, क्योंकि 2 दिन से मैं भी घर पे ही था। जनपद में जितने भी एम्बुलेंसेस है उनका जो है विभिन्न प्रकार का एम्बुलेंसेस यहाँ उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन एसी वाला एम्बुलेंस है, नॉन एसी वाला एम्बुलेंस है, आईसीयू वाला एम्बुलेंस है। इस प्रकार का विभिन्न श्रेणियों का एम्बुलेंसेस का रेट्स निर्धारण कर लिया है। वो जो है रेट्स निर्धारित करने के बाद ये प्रत्येक एम्बुलेंस में उसको रेट लिस्ट को चस्पा करना ज़रूरी होगी। और जब भी कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल करते हैं उनका जो है रसीद देना अनिवार्य है। अगर रसीद नहीं देते हैं, हम एक हेल्पलाइन नंबर भी देंगे, उसमें वो शिकायत कर सकते हैं। उनका जो संबंधित एम्बुलेंस ड्राइवर के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन रावत पौड़ी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से लगातार कोरोना संक्रमण से लड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। वहीं पर पौड़ी जनपद में भी यहां पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को हर संभव मदद की जा रही है। उनकी ओर से आपदा से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पौड़ी जनपद को यहां पर दिए जाएंगे और इसके साथ ही खाद्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि पौड़ी जनपद के 1,85,000 परिवारों को निःशुल्क राशन मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने अपनी विधानसभा के 19 हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है, जिसमें कि बिजली पानी और उनके रखरखाव के लिए 57 लाख रुपए उनकी विधायक निधि से खर्च किए जाएंगे। वहीं पर सरकार की ओर से जब ये फैसला लिया गया कि कुछ समय बाद में प्रदेश के हर व्यक्ति को मेडिकल किट मुहैया करवाई जाएगी, तो उन्होंने इस फैसले की सराहना करी। पौड़ी जिले के लिए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद रहे हैं हम आपदा से। एक हम जो प्रत्येक गांव को, प्रत्येक परिवार को जो है एक दवाई की किट बना के दे रहे हैं, हर परिवार को। आज मैंने राशन की भी बात की है कि जो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क राशन देने की बात की है, तो मैंने आज खाद्य विभाग से कहा कि प्रत्येक राशन की दुकान पे लिस्ट रखनी चाहिए कि किस आदमी को कितनी राशन दी जा रही है और उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। 65 लाख रुपए जो पुराना प्रधानों का पेमेंट था पौड़ी जिले का, वो भी आज हमने कह दिया कि उनको देना है सबको। उत्तराखंड में बादल फटने की घटना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां पर भारी बरसात और बादल फटने से टिहरी जिले के घनसाली और साथ ही जाखणी धार ब्लॉक में काफी नुकसान हुआ है। कई हेक्टेयर जमीन तेज बहाव में बह गई है, जबकि घनसाली बाजार में कई वाहन मलबे के नीचे दब गए हैं। प्रशासन का यह कहना है कि जंगलों में बादल फटने से नलचामी गदेरे में यहां पर जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि काफी नुकसान हुआ है। वहीं पर कई संपर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, घनसाली बाजार के ऊपर पहाड़ी में भी भारी मलबा आने से कई दुकानें यहां पर दब गई है। साथ ही तहसील के पास में नगर पंचायत का एक वाहन भी मलबे के नीचे दब गया, जबकि कुछ 2 पहिया वाहन यहां पर पानी में बह गए हैं। बड़ा नुकसान है। ये सब जो नुकसान हुआ है ये नालियों की वजह से। नगर पंचायत सफाई करवाती नहीं है। अगर ये सफाई होता तो इतना नुकसान होता नहीं। हर जगह पानी भर गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान। आज माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और रमज़ान के आखिरी जुम्मे पर अलविदा की नमाज कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए केवल 5 लोगों ने जामा मस्जिद नैनीताल में नमाज अदा करी है। वहीं पर शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना को देखते हुए अपने अपने घरों में नमाज अदा करी है। इसको लेकर शहरी इमाम मुफ्ती मौलाना अब्दुल खालिक ने बताया है कि उनके द्वारा आखिरी जुम्मा अलविदा के मौके पर देश दुनिया में सुख, चैन, अमन और साथ ही कोरोना से उभरने के लिए दुआएं मांगी गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे हैं, जहां पर IDPL ग्राउंड में निर्माणाधीन 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उसका काम युद्धस्तर पर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि IDPL ऋषिकेश के साथ साथ 500 बेड का हॉस्पिटल हल्द्वानी में भी बन रहा है, जिससे कि यहाँ मरीजों को काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी और इलाज वक्त पर मिल पाएगा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद अदा किया। प्रधानमंत्री माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा बात करने पे ये DRDO की तरफ से 500 ऑक्सीजन बेड का ये
हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है। और ऐसे ही 500 बेड का आपका हल्द्वानी के अंदर भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। हमने इनको कहा कि जितना जल्दी हमको प्रोवाइड करा सको वो कराइए, जिससे कि जो भी कोविड पॉजिटिव है वो उसका लाभ ले सकें। और जैसे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी होगा। रात दिन यहाँ काम चल रहा है, हम स्वयं देख रहे हैं, आपने भी देखा है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी सुविधाएं उनको दिलानी है वो दिला रहे हैं। ट्रांसफार्मर आदि, रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, ये सब हम लोग करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। कोरोना काल में कालाबाजारी लगातार चल रही है। पैसों के लिए लोग मानवता भी भूल चुके हैं। अब जहां पर मौका मिल रहा है वहां पर मुनाफाखोरी शुरू कर दी गई है। दवाइयों से लेकर सब्जी तक के दामों में बेहताशा वृद्धि करके गरीब लोगों को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। लॉकडाउन में घर बैठने के बाद में गरीब जनता 2 वक्त की सब्जी भी महंगे दामों के चलते नहीं खा पा रही है, लेकिन मुनाफाखोरों का दिल फिर भी नहीं पसीज रहा। ऐसे में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि अगर किसी सब्जी विक्रेता ने लॉकडाउन में महंगे दामों पर सब्जी बेची तो प्रशासन उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए कर्फ्यू तो लगा दिया, लेकिन लोग हैं कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा रुद्रपुर में दिखा है, जहां पर लोग कोरोना का उल्लंघन करने हुए जो गाइडलाइंस दी गई है उनका उल्लंघन करते हुए बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस इसको लेकर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन लोग बिना किसी डर के कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रुद्रपुर के दिनेशपुर क्षेत्र में कई लोगों की कोरोना के चलते अब तक मौत भी हो चुकी है, लेकिन लोग अपनी आदतों से अभी तक बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं जैसे गैस है, पेट्रोल हैं और मेडिकल शॉप हैं और कृषि रसायन की दुकानें हैं, ये खुलेंगी। और इसके अलावा जो राशन की दुकानें हैं ऑल्टरनेट डेज में खुलेंगी। तो इसी जो निर्देशों का पालन कराने के लिए अभी हम यहाँ मार्केट में हैं। आप देखिए पूरा मार्केट लगभग 90% मार्केट बंद है और आज ये भी कम है और दिनों की अपेक्षा। तो इसी का अनुपालन करवा रहे हैं। लोगों से यही अपील कर रहे हैं जब भी आवश्यक हो तभी आप मार्केट में आएँ, अदरवाइज अवॉइड करें। मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इस कोरोना काल में वर्तमान में मृत्यु दर में देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में सबसे सर्वाधिक है। और इस समय अगर हमारे नगरीय क्षेत्र में जो भी हम लोग रह रहे हैं, अगर हम लोग खुद स्वयं अगर जागरूक ना हो तो हम लोग के लिए आगे आने वाले जो दिन है बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं सभी जनता से भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अति आवश्यक कार्य के बिना घर से ना निकले और घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे, हमेशा मास्क लगा के रहे, सैनिटाइजर करें, ये अति आवश्यक है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने सल्ट उपचुनाव में हार की समीक्षा करते हुए पार्टी के भीतर और बाहर अपने विरोधियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हार को बड़े अवसर पर बदलना ही तो कांग्रेस है। उपचुनाव में उन्होंने कार्यकर्ताओं में जीतने ललक देखी और इस ललक को एक बड़ी भूख में बदलने के काम में सभी को जुटना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सल्ट उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की हार की समीक्षा करते हुए इसे अपनी हार माना है। इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में उन्होंने उपचुनाव के दौरान उनके कोरोना संक्रमित होने का जिक्र हुए कहा कि कोरोना से वो कमजोर तो हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि उत्तराखंड में किसी भी चुनाव की चर्चा हो और उनका नाम आलोचना या समालोचना के दायरे में ना हो। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते उपचुनाव में प्रचार के आखिरी वक्त पर सल्ट वो पहुंचकर भी उन्होंने स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी। पौड़ी जिला अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद में अस्पताल की हालत बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। लगातार हर छोटे मरीज को इलाज के लिए श्रीनगर भेजा जा रहा है, जबकि पहले छोटे मोटे इलाज यहीं पर हो जाया करते थे। ताजा मामला देर
गडोली गांव का है, जहां पर 3 साल की बच्ची के गिरने पर सिर्फ टांके लगने थे, मगर अस्पताल में टांके लगने का धागा ना होने के कारण उन्हें श्रीनगर भेजा गया, जिससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि अस्पताल की हालत और भी बदतर हो चुकी है। कई बार ये हो गया है ना सर, क्योंकि जैसे अभी छोटा बच्चा है 3 साल का जिसको लेके आए हैं अभी, तो छोटे बच्चे में जो कैटगेट चाहिए या जो 30 चाहिए, जो वाइक्रोल चाहिए, कई बार ये शॉर्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट एंड से। तो उसमें हमें फिर ये चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई कैसे कैसे, अगर हमने किसी और धागे से सूचर किया तो वो फिर नुकसान हो जाएगा, लिप्स में जो है डिफॉर्मिटी आ जाएगी, टेढ़ा जुड़ जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम जो है थ्रेड के बारे में फिर कॉन्शियस रहते हैं। 2-3 साल की बच्ची है जो घर पे गिर गई थी और इसका होंठ कट गया। तो ये करीबन 12-1 बजे करीबन ये हॉस्पिटल आए थे यहाँ पे इंद्रेश पौड़ी में, तो उस पर टाँके लगने थे और टाँके इनके पास वो धागा अवेलेबल नहीं है, ये जो इन्होंने बताया है। परंतु इन्होंने बच्चे को भी टाँके लगाने से भी मना किया है और इन्होंने धागा भी नहीं है, दोनों चीज़ मना करके उसके बाद उसके परिजनों को और बच्चे को श्रीनगर भेज दिया। श्रीनगर जाने के बाद वहाँ पे भी बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पे सर्जन जो हैं वो संक्रमित है, तो इसलिए वहाँ पे भी इनको ट्रीटमेंट नहीं मिला है। उसके बाद ये फिर वापस श्रीनगर से बच्चे को लेके और धागा खुद खरीद के पौड़ी आए हैं और अभी भी यहाँ पे धुलमुल रवैये से इन लोगों के साथ बातचीत हो रही है कि कभी कह रहे हैं कि कोरोना की टेस्ट लाओ, कभी कुछ, इस तरीके से ये आनाकानी करने पे। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। भगत ने कहा है कि जिस संविधान के आधार पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, वो उसी संविधान की हत्या कर रही है, जिससे कि अधिक निंदनीय कार्य कुछ और नहीं हो सकता। वहीं उनका ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की विजय के बाद में पार्टी कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला कर रहे हैं। ये दृश्य देश विभाजन के वक्त से भी ज्यादा भयावह है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण भारतीय रेलवे को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। इसके मद्देनजर भारतीय रेलवे ने तकरीबन 6 जोड़ी अप डाउन ट्रेनें रद्द कर दी हैं और ये सभी ट्रेनें 9 मई से अगले आदेश तक रद्द रहेगी। कोरोना महामारी के कारण यात्री ना होने से रेलवे की ओर से बताया गया है कि ये सभी ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द रहेगी। अगले कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए रेलवे द्वारा ट्रेनों को संचालित करने का ये फैसला लिया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के दबाव और थंडर स्टॉर्म की सक्रियता के चलते राजधानी दून समेत पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले 24 घंटे में देहरादून के साथ ही पर्वतीय इलाकों में बिजली चमकने के साथ ही बरसात होने के आसार भी यहां पर जताए गए हैं। मौसम के बदलते मिजाज के चलते आसपास के इलाकों के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं में कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। आपको ये भी बता दें, मौसम का मिजाज गुरुवार से ही धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दिया, जहां दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे, लेकिन शाम 5 बजने के बाद में मौसम अचानक से और भी बदला और कई जगहों पर बरसात हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना काल में वैश्विक महामारी की मार झेल रहे अधिवक्ताओं के आर्थिक संकट के निवारण के लिए नेशनल आपदा प्रबंधन और स्टेट आपदा प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया और पूछा है कि विधि व्यवस्था कर रहे अधिवक्ताओं के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत में कोई ब्याज रहित ऋण या उनकी सहायता के लिए कोई स्कीम है या नहीं है। साथ ही आपको बता दें, 19 मई तक कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए यहां पर कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 मई को तय की गई है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को ब्याज रहित ऋण या फिर आर्थिक सहायता दिलाई जाए। आज एक पीआईएल मैटर में जिसमें जो नीडी एडवोकेट्स हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड में, उनकी प्रैक्टिस जो है उस पर अफेक्ट हुआ है, क्योंकि रूटीन का सारा काम जो है कोर्ट्स पर रुक गया है। तो इस पीआईएल में आज ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान लिया और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू किए हैं ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने, और ये कहा है कि इस ऐसी डिज़ास्टर सिचुएशन में जो नीडी एडवोकेट्स हैं उनके लिए कोई लोन स्कीम या कोई फाइनेंस स्कीम का क्या प्रावधान है और आप क्या कर सकते हैं। और यही स्पेसिफिकली हमारी प्रेयर थी पीआईएल में। ये पीआईएल जो है 2 प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, अमित वर्मा और एडवोकेट चंद्रशेखर जोशी
के द्वारा दाखिल की गई थी और इसको 19 जो है मई को दोबारा से लगाया है। तो 19 को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जवाब रखेगी और ये बताएगी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई फंड वकीलों के लिए बनाया गया है और नहीं बनाया गया है तो क्यों नहीं बनाया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लाट गांव में एक शादी समारोह में उस वक्त अचानक से हड़कंप मच गया जब दुल्हन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। राजस्थान के बीकानेर से गांव में बारात भी पहुंच गई थी, वहीं पर कोरोना संक्रमित दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर शादी रचाई है। दूल्हे और शादी कराने वाले दोनों पक्षों के पंडितों ने भी यहां पर पीपीई किट पहनी। शादी संपन्न होने के बाद में बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। दुल्हन को घर में ही आइसोलेट किया गया। आपको बता दें कि जिले के लाट गांव निवासी विनीता उर्फ विमला लटवाल की शादी बीकानेर के भूपेंद्र से तय हुई थी। बुधवार को गांव में महिला संगीत भी संपन्न हो गया था। बृहस्पतिवार को लाट गांव में बारात आनी थी। सुबह कोविड अस्पताल से जैसे ही दुल्हन के परिजनों को फोन गया तो वहां पर हड़कंप मच गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।